गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आपके सेकेंड यूनिट संघीय कार्यपालिका, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनके कार्यक्षेत्र, अधिकार और शक्तियां क्या क्या है। तो देखो, राष्ट्रपति सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगर हमारे देश में देखेंगे तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होगा तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो शासन के 2 रूप होते हैं, एक संस्थात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं एवं राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। उस व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत इत्यादि में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संविधान प्रधान होगा तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है, यानी मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। ये बात कहती है कि राष्ट्रपति क्या होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का औपचारिक संवैधानिक प्रधान। वो शासन का प्रधान नहीं होता है, वो राष्ट्र का ही प्रधान होता है। शासन का प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 54 व 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। और यही जो निर्वाचक मंडल है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों के विधानमंडल है, उन विधानमंडलों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
तीसरा ये है वह लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ ये जो व्यवस्थाएं हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अच्छा वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं, जो भी कोई व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट आपके आता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दो विशेष बातों का ध्यान दिया जाता है। निर्वाचक मंडल में दो बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेष ध्यान दिया जाता है। ये कौन कौन सी है कि निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व है। निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व है। और दूसरी बात आपकी समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा देय मतों में समता रहे। देय मतों में समता यानी समानता रहे। ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसमें दो बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो आपके विशेष ध्यान है कि भी निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व हो, और दूसरा है कि पूरे देश की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के देय मतों में बिल्कुल क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न सूत्र को काम में लिया जाता है। निम्न सूत्र को काम लिया जाता है। ये तो सूत्र है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इस सूत्र के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। सूत्र यह है एक तो कि विधानसभा के सदस्यों का मतभार कैसे निकाला जाए। विधानसभा के सदस्यों का मत भार यानी उनके मत का मूल्य वो कैसे निकाला जाता है, तो उनके मत का मूल्य है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। इसके साथ अगर हम बात करें तो जैसे अपने राजस्थान की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या तो 6,85,48,000 आपके 437, ये राज्य की कुल जनसंख्या है। निर्वाचित विधानमंडलों की जो संख्या है, निर्वाचित विधानमंडल के सदस्य है वो 200 है। कितने हैं? 200 भाग 1000। तो अगर हम बात करें तो 200 का भाग अगर हम 6,85,48,447 में देंगे तो आपके ये आएगा 85/1000। तो अगर हम इसमें 1000 को डिवाइड करेंगे तो आपके 342.74, अथवा आप इसको 343 भी लिख सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे यहाँ पर जो भी विधानमंडल के 200 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे तो उसमें एक सदस्य के मत का मूल्य 343 गिना जाएगा। कितना गिना जाएगा? 343 गिना जाएगा। ये जो 343 है, ये तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होता है। इसी तरह से हम लोकसभा और राज्यसभा के हमारे यहाँ राजस्थान से जो सदस्य चुन करके जाते हैं उनका भी हम मत मूल्य निकाल सकते हैं। तो उसका जो सूत्र है वो आपके अलग से है। तो उसका जो सूत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य निकाल सकते हैं। तो उसमें है संसद सदस्यों का मत भार। संसद सदस्यों का मत भार। तो इसमें क्या होगा? आपके विधायिका के सदस्यों का कुल मत, यानी राज्य विधान मंडल के सदस्यों का मत भार बटा संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य। हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान से जो सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं उन्हीं का ही होना चाहिए, जिसमें आपके जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा है, लोकसभा से 25 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य बराबर कितने हो गए? 35 सदस्य हो जाते हैं। तो राज्य विधानमंडल के जो सदस्यों का मतभार है वो अगर हम बात करें तो होगा आपके 86,600 बटा 25 लोकसभा से 10 राज्यसभा से बराबर 35 सदस्य हो जाते हैं। कितने सदस्य हो जाते हैं? 35 सदस्य। 35 का अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपके 1960 मत मूल्य आएगा, या मत भार भी आप लिख सकते हो। तो लोकसभा का एक सदस्य अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर मत देता है तो उसके मत का मूल्य 1960 मत गिना जाएगा। अब ये जो चीज है आपके 86,600, आप सोचोगे कैसे आए? ये आए हैं आपके जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का मतभार कितना आया था? 343। कितना है? 343। और हमारे यहाँ 200 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 200। इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, 86,600। तो ये आपको केवल समझाने के लिए है कि ये 86,600 जो मत मूल्य है वो इस तरह से निकाला जाता है। तो इस तरह से ये निर्वाचक मंडल है
जो आपके विधानसभाओं के सदस्यों का भी और संसद के सदस्यों का मत बाहर भी निकाला जाता है। अब इसमें क्या है कि कोटे के आधार पर, न्यूनतम कोटे के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उसके क्या क्या विशेषाधिकार है और कैसे उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वेतन, विशेषाधिकार, और उन्मुक्तियां, तो देखो राष्ट्रपति को लगभग 1,50,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ जब तक वो अपने पद पर आसीन है उनके विरुद्ध दीवानी, फौजदारी व अन्य मामलों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दीवानी, फौजदारी व अन्य प्रकार के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। शक्ति एवं कार्य। तो सबसे पहले बात आती है आपके सामान्यकालीन शक्तियां। तो दो प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास में, दो प्रकार की शक्तियां। नंबर 1 सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बात आती है कार्यपालिका शक्ति। नंबर 1 कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके साथ साथ संघ का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वह प्रधानमंत्री, देखो कार्यपालिका शक्ति के रूप में वो किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, इसके साथ साथ विदेशों में राजदूतों को, एवं राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी बड़े बड़े पद हैं, अच्छा इसके साथ साथ अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जिसे हम अखिल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमा करने का अधिकार, क्षमा करने का, सजा कम करना, करने का व परिवर्तन करने का भी का अधिकार, यानी अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो उसकी सजा को कम कर सकता है या उसको क्षमा भी कर सकता है। ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति किस प्रकार का कार्य कर सकता है? विधायी का अर्थ है वैसे कानून बनाने का अधिकार। विधायी शक्ति। नंबर 2, विधायी शक्ति। इसके द्वारा देखिए, संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और अर्थात वह संसद का भी अभिन्न अंग होता है। इस नाते वह अनेक कार्य करता है जिससे राष्ट्रपति विधायी कार्य भी कहा जाता है। जैसे वह संसद का सत्र बुलाता है। क्या बुलाता है? संसद का सत्र बुलाता है। इसके साथ उसका सत्रावसान भी करता है। उसका सत्रावसान करता है यानी स्थगित करता है। इसके साथ साथ लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इसके साथ साथ जिसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में किया गया है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। अभिभाषण कहते हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अच्छा, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून का रूप
कानून का रूप नहीं लेता है। यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक है वो कानून का रूप ले सकता है। तो विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बहुत ही आवश्यक है। तीसरा आपकी वित्तीय शक्ति। इसकी जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के रूप में राष्ट्रपति क्या कार्य कर सकता है कि आपने देखा होगा कि संसद में प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्तीय शक्ति के माध्यम से बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो देखो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद से किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जा सकती। है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट आगे न्यायिक शक्ति। कि न्यायिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से कार्य और अधिकार हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान प्रदान कर सकता है। सजा को कम कर सकता है। सजा को कम करना या सजा में परिवर्तन करना। ये अधिकार अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत विद्यमान है।
ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जो सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, जिसे हम आपातकालीन शक्तियां भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां दी गई है, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किन शक्तियों का प्रयोग है वो कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की शक्तियां आपातकालीन, जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उनका पूरा वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। नंबर 1, युद्ध, ग्रह आक्रमण, आक्रमण या आंतरिक विद्रोह है। आंतरिक विद्रोह है। अनुच्छेद 352। देखिए, इसमें 3 बातें आवश्यक है जिनके माध्यम से राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति लागू कर सकता है, अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि देश में युद्ध हो जाए या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ग्रह आक्रमण के समय में या आंतरिक विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में या देश के किसी भी कोने में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसे हम आपातकाल भी कहते हैं। जैसे आपके 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। तो अगर इसमें देखें तो ये 3 बातें आवश्यक रूप से आपको लिखनी पड़ेगी कि युद्ध, ग्रह आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर। तो इसमें 3 बार आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया गया। 1962 में, 1962 में आपके भारत पर चीन का आक्रमण, भारत पर चीन का आक्रमण। इसके साथ 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण। और तीसरा 1975 आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर। इस तरह से इस अनुच्छेद के द्वारा 3 बार इसका उपयोग किया गया। दूसरा, आपके राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, विफल होने पर अनुच्छेद 356 इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी राज्य में संविधान के नियमों के अनुसार अगर मान लो शासन का संचालन नहीं किया जा रहा है या संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, राज्यपाल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होती है।
तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उस समय पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे राष्ट्रपति शासन लागू करना कहते हैं। ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाती है, जहां दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की से अधिक की अवधि के लिए तभी जारी रह सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू हो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से ज्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता है। तीसरा आपके आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यह आपके अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है या वित्तीय संकट आ गया है, तो ऐसी स्थिति में वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यानी वित्तीय संकट आने पर अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य 2 प्रकार की, एक सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां।